नमस्कार मेरे YouTube के दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर एक नई खौफनाक कहानी के साथ। दोस्तों, आज जो मैं कहानी आपके साथ शेयर करने जा रहा हूं, वो एक शख्स की है जिनका नाम सोहन है, जो पेशे से एक बस ड्राइवर हैं। तो चलिए अब यह कहानी सोहन जी के नजरिए से सुनते हैं। लेकिन उससे पहले मैं आप लोगों से एक बात कहना चाहता हूं कि आप लोगों ने बहुत सी डरावनी कहानियां सुनी होंगी, लेकिन इस कहानी को सुनने के बाद आप लोगों के खौफ से रोंगटे खड़े हो जाएंगे और मजा भी बहुत आएगा। और अगर आप लोग इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि आप भी हमारी इस फैमिली का हिस्सा बन सकें और आने वाली वीडियोस आप तक आसानी से पहुंच जाएं। और आप में से जितने भी लोग ये कहानी सुन रहे हैं, उन सब से मेरी एक रिक्वेस्ट है कि कहानी सुनने के साथ साथ वीडियो को लाइक भी जरूर करें, ताकि मुझे भी यह एहसास हो सके कि मेरी मेहनत आपको पसंद आ रही है। आपका एक लाइक मुझे और भी बेहतरीन कहानियां लाने का हौसला देता है। तो अब ज्यादा समय नहीं लेते हैं, चलिए कहानी की शुरुआत करते हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम सोहन है। मैं मध्य प्रदेश के जबलपुर शहर में रहता हूं। मेरी उम्र कोई 40 साल होगी। मैं पिछले 15 सालों से बस चलाने का काम कर रहा हूं। यह काम मेरे खून में है। मेरे पिताजी भी एक ट्रक ड्राइवर थे। मैंने उन्हीं से गाड़ी चलाना सीखा था। मेरी जिंदगी ज्यादातर सड़क पर ही बीती है। घर पर तो बस कुछ दिनों के लिए ही जाना होता है। मेरी पत्नी और 2 बच्चे हैं। वे जबलपुर में ही रहते हैं। मैं हर महीने उनसे मिलने जाता हूं और अपनी कमाई का बड़ा हिस्सा उन्हें भेज देता हूं। मैं एक प्राइवेट ट्रैवल कंपनी के लिए बस चलाता हूं। मेरी बस एक स्लीपर कोच है, जो रात को जबलपुर से नागपुर के लिए चलती है। यह एक लंबा सफर है, लगभग 8 से 9 घंटे लग जाते हैं। मेरे साथ मेरा एक कंडक्टर भी है। उसका नाम दीपक है। दीपक बहुत अच्छा लड़का है। पिछले 5 साल से हम दोनों साथ में ही इस रूट पर गाड़ी चला रहे हैं। हम दोनों की आपस में अच्छी बनती है। रात के सफर में हम एक दूसरे का सहारा बने रहते हैं। कभी वो मुझसे बातें कर लेता है, कभी मैं उससे। हमारा रूट ज्यादातर तो नेशनल हाईवे से होकर ही गुजरता है। सड़क अच्छी है तो सफर आराम से कट जाता है। लेकिन इस रूट पर एक हिस्सा ऐसा भी पड़ता है जो काफी सुनसान है। वो पेंच नेशनल पार्क के जंगल का इलाका है। यह कोई 60-70 किलोमीटर का टुकड़ा है, जो घने जंगल के बीच से होकर गुजरता है। दिन में तो यहाँ बहुत अच्छा लगता है, हर तरफ हरियाली दिखती है। लेकिन रात के वक्त यह रास्ता थोड़ा डरावना हो जाता है। सड़क के दोनों तरफ घना अंधेरा होता है और जंगली जानवरों का खतरा भी बना रहता है। हमने कई बार सड़क पर हिरण और जंगली सूअर देखे हैं। खैर, ये बात आज से कोई 3 साल पुरानी होगी। सर्दियों के दिन थे। दिसंबर का महीना चल रहा था। उस रात भी हम हमेशा की तरह जबलपुर से अपनी बस लेकर निकले थे। हमारी बस रात के 10 बजे निकलती थी और सुबह 6 बजे तक नागपुर पहुंच जाती थी। बस पूरी भरी हुई थी। ज्यादातर सवारियां अपनी अपनी सीट पर कंबल तान कर सो रही थीं। बस में धीमी रोशनी जल रही थी और ज्यादातर लोग नींद में थे। मैं और दीपक आगे केबिन में बैठे थे। मैं बस चला रहा था और दीपक मेरे बगल वाली सीट पर बैठा हुआ था। सब कुछ बिल्कुल ठीक चल रहा था। हम शहर से बाहर निकल आए थे और हाईवे पर अच्छी रफ्तार से चल रहे थे। रात के करीब 1 बजे होंगे। हम उस जंगल वाले इलाके में घुस चुके थे, यानी कि पेंच वाला रास्ता शुरू हो गया था। बाहर घना अंधेरा था। सड़क पर कोई और गाड़ी भी नहीं दिख रही थी। बस के अंदर सब शांत था। सिर्फ इंजन की हल्की घरघराहट आ रही थी। मैं बस को ध्यान से चला रहा था, क्योंकि इस इलाके में जानवर कभी भी सड़क पर आ जाते हैं। मैं अभी उस रास्ते पर कोई 20-25 किलोमीटर ही अंदर आया होऊंगा। तभी मुझे एक अजीब सी आवाज सुनाई दी। फटाक की तेज आवाज, जैसे कोई बड़ा पटाखा फूटा हो। यह आवाज बस के पिछले हिस्से से आई थी। आवाज सुनते ही बस एक तरफ भागने लगी। मेरा हाथ स्टीयरिंग पर कांप गया। मैंने फौरन समझ लिया कि बस का पिछला टायर फट गया है। मैंने दीपक से कहा, दीपक भाई, लगता है पीछे वाला टायर गया। बस को रोकना पड़ेगा। दीपक भी जाग गया था। उसने कहा, हाँ सोहन भाई, आवाज तो बहुत तेज थी। मैंने धीरे धीरे बस को धीमा किया और सड़क के बिल्कुल किनारे पर ले जाकर रोक दिया। मैंने बस की पार्किंग लाइट जला दी, ताकि अगर पीछे से कोई गाड़ी आए तो उसे हमारी बस खड़ी हुई दिख जाए। बस के रुकते ही कुछ सवारियों की नींद खुल गई। वो लोग अपनी सीट से पूछने लगे, क्या हुआ भाई, बस क्यों रोक दी? दीपक ने केबिन से बाहर निकलकर कहा, कुछ नहीं हुआ है, बस का टायर पंक्चर हो गया है। अभी 10-15 मिनट में बदल देंगे। आप लोग आराम से बैठे रहिए। यह कहकर दीपक ने केबिन का दरवाजा खोला और हम दोनों नीचे उतर गए। बस से नीचे उतरते ही एक ठंडी हवा का झोंका हमारे शरीर से टकराया। बाहर बहुत ठंड थी और इतना सन्नाटा था
कि हमें अपनी सांसों की आवाज भी साफ सुनाई दे रही थी। सिर्फ झींगुरों के बोलने की आवाज जंगल से आ रही थी। हमने अपनी टॉर्च निकाली और बस के पीछे गए। हमने देखा कि दाईं तरफ का पीछे वाला अंदर का टायर पूरी तरह से फट चुका था। उसके चिथड़े हो गए थे। दीपक ने टायर को देखकर कहा, सोहन भाई, ये तो पूरा फट गया है। इसे बदलने में कम से कम आधा घंटा लगेगा। मैंने कहा, हाँ, जो भी है करना तो पड़ेगा ही। चलो जल्दी से औजार निकालते हैं। हम दोनों ने बस की डिक्की खोली और उसमें से जैक, पाना और स्टेपनी, अतिरिक्त टायर निकालने लगे। हम अपना काम जल्दी जल्दी कर रहे थे क्योंकि जंगल में रात के वक्त ऐसे रुकना ठीक नहीं था। हम अभी टायर के नट खोल ही रहे थे कि तभी दीपक ने अचानक मेरा हाथ पकड़ लिया। वो थोड़ा घबराया हुआ लग रहा था। उसने धीरे से कहा, सोहन भाई, वो देखो। मैंने उसकी उंगली की तरफ देखा जहां वो इशारा कर रहा था। सड़क पर जंगल के अंधेरे से कोई हमारी तरफ ही चला आ रहा था। पहले तो मुझे लगा कि शायद कोई जानवर है, लेकिन जब वो परछाई बस की हेडलाइट की रोशनी में आई तो मेरे रोंगटे खड़े हो गए। वो एक आदमी था, एक बूढ़ा आदमी जो बहुत धीरे धीरे लंगड़ाता हुआ हमारी बस की तरफ आ रहा था। उसके कपड़े फटे हुए थे और वो ठंड से बुरी तरह कांप रहा था। मुझे हैरानी हुई कि इस घने जंगल में रात के 1:30 बजे ये बूढ़ा आदमी कहां से आ गया। यहां आसपास तो मीलों तक कोई गांव या ढाबा भी नहीं था। वो बूढ़ा आदमी हमारे पास आकर रुक गया। उसकी सांसें तेज चल रही थीं। उसने हमारी तरफ अपने कांपते हुए हाथ जोड़े और एक बहुत ही कमजोर आवाज में बोला, बेटा, मेरी मदद करो, भगवान तुम्हारा भला करेगा। मैं और दीपक उस बूढ़े आदमी को देखकर हैरान रह गए थे। हमारी हिम्मत नहीं हो रही थी कि हम कुछ बोलें। हम दोनों बस उसे घूर रहे थे। वो आदमी ठंड से बुरी तरह कांप रहा था। उसके होंठ नीले पड़ गए थे। दीपक ने हिम्मत करके पूछा, बाबा, आप कौन हैं और इस जंगल में आधी रात को क्या कर रहे हैं? यहां तो आसपास कोई गांव भी नहीं है। उस बूढ़े आदमी ने एक लंबी सांस ली। उसकी आवाज बहुत कांप रही थी। वो बोला, बेटा, मैं पास के ही गांव में रहता हूं। मैं किसी काम से शहर गया था। वहां से एक ट्रक वाले से लिफ्ट लेकर आ रहा था, लेकिन रास्ते में मेरी उससे कुछ कहासुनी हो गई। वो बहुत बदतमीज आदमी था। उसने मुझे यहीं जंगल में उतार दिया और भाग गया। मैं पिछले 1 घंटे से पैदल चल रहा हूं। मुझे नहीं पता मेरा गांव यहां से कितनी दूर है। ठंड के मारे मेरी जान निकल रही है। उसकी बात सुनकर मुझे और दीपक को उस पर तरस आ गया। मैंने दीपक की तरफ देखा, दीपक ने मेरी तरफ। हम समझ गए थे कि यह आदमी सच में मुसीबत में है। मैंने कहा, बाबा, हम नागपुर जा रहे हैं। अगर आपको उस रास्ते पर कहीं जाना है तो हम आपको छोड़ देंगे, लेकिन हम आपको बस के अंदर सवारियों के साथ नहीं बिठा सकते। यह कंपनी का नियम नहीं है। बूढ़ा आदमी कहने लगा, नहीं बेटा, मुझे अंदर नहीं बैठना। तुम बस मुझे अपने केबिन में ड्राइवर वाली सीट के पास नीचे बिठा लो। मैं बस इस ठंड से बचना चाहता हूं। सुबह होते ही जहां भी तुम कहोगे मैं उतर जाऊंगा। उसकी हालत देखकर हमारा दिल पिघल गया। मैंने दीपक से कहा, ठीक है, इसे केबिन में ही बिठा लेते हैं। सुबह तक यह भी परेशान हो जाएगा। दीपक ने कहा, हाँ सोहन भाई, ठीक कह रहे हो। मैंने उस बूढ़े आदमी से कहा, ठीक है बाबा, आप एक काम करो, आप जाकर बस के केबिन में बैठ जाओ, तब तक हम यह टायर बदल लेते हैं। वो बूढ़ा आदमी हमारी तरफ देखकर मुस्कुराया, जैसे उसे कोई बहुत बड़ी राहत मिल गई हो। वो धीरे धीरे लंगड़ाता हुआ बस के अगले दरवाजे की तरफ गया। दीपक ने जाकर दरवाजा खोला और उसे अंदर बिठा दिया। जैसे ही वो बूढ़ा आदमी मेरे पास से गुजरा, मुझे एक अजीब सी गंध आई। वो गंध ऐसी थी जैसे गीली मिट्टी और किसी सड़ी हुई लकड़ी की हो। मैंने सोचा कि शायद जंगल से आ रहा है, इसलिए ऐसी गंध आ रही होगी। मैंने ज्यादा ध्यान नहीं दिया। वो आदमी केबिन में जाकर मेरी सीट के पास नीचे फर्श पर ही सिकुड़ कर बैठ गया। हम दोनों वापस टायर बदलने में लग गए। अब हम और भी जल्दी जल्दी काम कर रहे थे। हमें लगभग 20 मिनट और लगे। हमने फटा हुआ टायर निकालकर नया टायर लगा दिया, सब नट बोल्ट कस दिए और औजार वापस डिक्की में रख दिए। मैंने अपने हाथ एक कपड़े से पोंछे और दीपक से कहा, चलो भाई, हो गया काम, अब निकलते हैं यहां से। हम दोनों वापस केबिन में आए। दीपक अपनी सीट पर बैठ गया और मैं अपनी ड्राइवर वाली सीट पर। वो बूढ़ा आदमी अभी भी नीचे उसी तरह चुपचाप बैठा हुआ था। उसने अपनी आंखें बंद कर रखी थीं। मुझे लगा शायद वो सो गया है। मैंने बस को स्टार्ट किया और धीरे धीरे उसे वापस सड़क पर ले आया। मैंने गियर बदला और बस फिर से अपनी रफ्तार पकड़ने लगी। जंगल का वो सन्नाटा और वो घना अंधेरा अब मुझे और भी ज्यादा अजीब लग रहा था।
बस के अंदर सब सवारियां सो रही थीं। केबिन में भी शांति थी, सिर्फ इंजन की आवाज आ रही थी। मैंने बस चलाते चलाते नीचे बैठे उस बूढ़े आदमी की तरफ देखा। वो अभी भी आंखें बंद किए बैठा था, लेकिन मुझे एक बात बहुत अजीब लगी। वो बिल्कुल भी हिल नहीं रहा था, जैसे कोई पत्थर बैठा हो। और इतनी ठंड होने के बावजूद वो कांप भी नहीं रहा था, जबकि जब वो हमें मिला था तब वो ठंड से बुरी तरह कांप रहा था। मैंने सोचा शायद बस के अंदर आकर उसे थोड़ी गर्मी मिल गई होगी। मैंने दीपक से धीरे से पूछा, दीपक, तुझे नींद तो नहीं आ रही? दीपक ने कहा, नहीं सोहन भाई, अब तो नींद उड़ गई है। मैंने कहा, हाँ, ये जंगल का रास्ता खत्म हो जाए तो चैन मिले। पता नहीं क्यों आज मुझे यहां बहुत घबराहट हो रही है। दीपक कहने लगा, वो तो है भाई, ये बूढ़ा आदमी भी पता नहीं कहां से आ गया। तभी उस बूढ़े आदमी ने अपनी आंखें खोली और हमारी तरफ देखा। मैंने उसे शीशे में से देखा। उसने एक बहुत ही अजीब सी आवाज में कहा, तुम लोग बहुत अच्छे आदमी हो, तुम लोगों ने मेरी जान बचा ली। उसकी आवाज पहले से थोड़ी भारी लग रही थी। मैंने कहा, कोई बात नहीं बाबा, ये तो हमारा फर्ज था। आपको कहां उतरना है? वो बोला, बस ये जंगल खत्म हो जाए वहीं उतार देना। मैंने कहा, ठीक है। मैंने अपनी नजर वापस सड़क पर कर ली। हम अभी भी उस जंगल वाले रास्ते पर ही थे। सड़क बिल्कुल खाली थी। मैं बस चला रहा था कि तभी मेरी नजर साइड वाले शीशे पर गई, जिससे मैं बस के अंदर केबिन में देख सकता था। और शीशे में जो मैंने देखा उसे देखकर मेरा खून जम गया। मेरी पकड़ स्टीयरिंग पर टाइट हो गई। वो बूढ़ा आदमी जो नीचे बैठा था वो अब नीचे नहीं था, वो सीधा खड़ा हो गया था। और वो मेरी बगल वाली खिड़की से बाहर अंधेरे में घूर रहा था। लेकिन जो सबसे डरावनी बात थी वो यह कि उसका चेहरा अब उस बूढ़े आदमी का नहीं था। एक पल के लिए, सिर्फ एक पल के लिए, मुझे उस शीशे में एक बहुत ही भयानक और बिगड़ा हुआ चेहरा दिखाई दिया। उसकी आंखें बड़ी बड़ी और पूरी तरह काली थीं और वो मुस्कुरा रहा था, एक बहुत ही डरावनी हंसी। मैं इतना डर गया कि मेरे मुंह से हल्की सी चीख निकल गई। मैंने घबराकर जोर से ब्रेक लगा दिया। बस एक झटके के साथ रुक गई। दीपक चिल्लाया, क्या हुआ सोहन भाई? मैंने कांपते हुए अपनी सीट के पास नीचे देखा। वो बूढ़ा आदमी, वो अभी भी वहीं उसी तरह सिकुड़कर बैठा हुआ था और आंखें बंद किए हुए था, जैसे वो गहरी नींद में हो। मुझे लगा शायद मैंने कोई सपना देखा है या शायद मेरी आंखें थक गई हैं। बस के अचानक रुकने से बस के अंदर जो कुछ सवारियां जाग रही थीं वो फिर से चिल्लाने लगी, क्या हुआ भाई? आज क्या खाकर गाड़ी चला रहे हो? बार बार ब्रेक क्यों मार रहे हो? दीपक भी मेरी तरफ घूर कर देख रहा था। वो बोला, सोहन भाई, क्या हुआ? इस बार क्या आ गया आगे? मैं बुरी तरह हाँफ रहा था। मेरा पूरा शरीर पसीने से भीग गया था। ठंड के मौसम में भी मुझे गर्मी लग रही थी। मैंने नीचे बैठे उस बूढ़े आदमी की तरफ देखा। वो अभी भी वैसे ही बैठा था। उसे शायद इस झटके का एहसास भी नहीं हुआ था। मैंने दीपक को क्या बताता? अगर मैं उसे कहता कि मुझे शीशे में एक भयानक चेहरा दिखा तो वो मुझे पागल समझता। वो कहता कि सोहन भाई, तुम्हारी नींद पूरी नहीं हुई है। मैंने खुद को संभाला और एक लंबी सांस ली। मैंने दीपक से कहा, कुछ नहीं भाई, वो पता नहीं, सड़क पर कोई जानवर, शायद हिरण का बच्चा था, एकदम से बस के आगे आ गया। उसे बचाने के चक्कर में ब्रेक लगाना पड़ा। दीपक ने बाहर अंधेरे में झांका। उसे कुछ नहीं दिखा। वो बोला, सोहन भाई, ध्यान से चलाओ, जंगल का रास्ता है। अगर जानवर से बस टकरा गई तो हमारा ही नुकसान होगा। मैंने हाँ में सिर हिलाया। मैंने बस में सो रही सवारियों से माफी मांगी और बस को फिर से स्टार्ट कर दिया। मैंने धीरे धीरे बस को आगे बढ़ाया, लेकिन अब मेरा पूरा ध्यान उस बूढ़े आदमी पर था। मैं बार बार नजर बचाकर उसे नीचे देख लेता था। वो अभी भी पत्थर की तरह बिना हिले डुले बैठा था। मेरा दिल बहुत जोर से धड़क रहा था। मुझे यकीन था कि मैंने जो देखा वो मेरा वहम नहीं था। वो चेहरा, वो काली आंखें और वो डरावनी मुस्कान, वो सब सच था। लेकिन अगर वो सच था तो फिर ये बूढ़ा आदमी कौन है? ये कोई इंसान है या कोई और बला है जो हमारी बस में चढ़ गई है? ये सोचते ही मेरे रोंगटे खड़े हो गए। मुझे उस बूढ़े आदमी से अजीब सी नफरत होने लगी थी और डर भी लग रहा था। बस अपनी रफ्तार से चल रही थी। जंगल का वो रास्ता खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहा था। बाहर घना अंधेरा था और सन्नाटा इतना कि मुझे बस के अंदर घड़ी की टिक टिक की आवाज भी सुनाई दे रही थी। मैंने दीपक की तरफ देखा। दीपक अब अपनी सीट पर सिर टिकाकर ऊँघने लगा था।
शायद वो थक गया था। अब मैं उस केबिन में उस बूढ़े आदमी के साथ एक तरह से अकेला ही रह गया था। मेरा डर और भी बढ़ गया। मैं बस यही दुआ कर रहा था कि यह जंगल का 60 किलोमीटर का रास्ता जल्दी से खत्म हो और मैं इस बूढ़े आदमी को बस से उतारकर यहां से भागूं। मैं अभी यही सब सोच रहा था कि तभी मुझे एक आवाज आई, एक बहुत ही धीमी और अजीब सी आवाज, जैसे कोई सूखी हड्डी चबा रहा हो। कटकट की आवाज। वो आवाज ठीक मेरे पास से नीचे से आ रही थी, जहां वो बूढ़ा आदमी बैठा था। मैंने डरते डरते अपनी नजरें सड़क से हटाईं और नीचे उसकी तरफ देखा। वो बूढ़ा आदमी अभी भी आंखें बंद के बैठा था, लेकिन उसका मुंह थोड़ा थोड़ा हिल रहा था, जैसे वो कुछ चबा रहा हो। और वो सड़ी हुई गंध, वो गीली मिट्टी और सड़न वाली गंध, वो अब पहले से बहुत ज्यादा तेज हो गई थी। इतनी तेज कि मेरा सांस लेना मुश्किल हो रहा था। मुझे उल्टी जैसा महसूस होने लगा। मैंने हिम्मत करके थोड़ा सा झुककर देखा कि वो क्या चबा रहा है। मैंने देखा कि उस बूढ़े आदमी के हाथ में, जो अब तक छुपे हुए थे, एक छोटी सी चीज थी। वो किसी जानवर का छोटा सा कच्चे मांस का टुकड़ा लग रहा था, जिस पर खून लगा था, और वो उस कच्चे मांस को अपने सूखे होंठों से चबा रहा था। यह देखकर मेरा पूरा शरीर सुन्न पड़ गया। मुझे लगा कि मैं अभी बेहोश हो जाऊंगा। यह आदमी, यह कोई इंसान नहीं हो सकता। यह कोई शैतान है, कोई पिशाच है जो हमारी बस में आ गया है। मैं डर के मारे चीखना चाहता था। मैं दीपक को जगाना चाहता था। तभी उस बूढ़े आदमी ने अपनी आंखें खोल दी। वो दोनों काली आंखें जो मैंने शीशे में देखी थी। उसने मेरी तरफ देखा और मुस्कुराया, वही भयानक मुस्कान। उसके दांत वो पीले और नुकीले थे। और फिर वो बोला, एक ऐसी आवाज में जो किसी इंसान की नहीं थी, बहुत भारी, जैसे कोई गहरे कुएं से बोल रहा हो, भूख लगी है, बहुत भूख लगी है। दोस्तों, उस आवाज को सुनकर और उस भयानक चेहरे को देखकर मेरा पूरा शरीर जम गया था। मेरी जुबान मेरे तालू से चिपक गई थी। मैं चीखना चाहता था, लेकिन मेरे गले से आवाज ही नहीं निकल रही थी। मेरे हाथ स्टीयरिंग व्हील पर ऐसे चिपक गए थे जैसे वो उसी का हिस्सा हो। मुझे बस इतना पता था कि मुझे बस चलाते रहना है। अगर मैंने बस रोकी तो यह शैतान मुझे और बस में सो रही सवारियों को जिंदा खा जाएगा। वो चीज जो बूढ़े आदमी के भेस में थी, वो अभी भी नीचे फर्श पर बैठी थी। वो मुझे ही घूर रही थी अपनी उन काली, बिना पुतलियों वाली आंखों से, और वो मुस्कुरा रही थी जैसे वो मेरे डर का मजा ले रही हो। वो सड़ी हुई गंध अब इतनी तेज हो गई थी कि मेरा दम घुट रहा था। मैंने हिम्मत करके अपनी नजरें वापस सड़क पर टिका दी। मैं कांपते हुए हाथों से बस चला रहा था। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं। मैं दीपक को कैसे जगाऊं? अगर मैंने जोर से आवाज दी तो शायद वो मुझ पर हमला कर देगा। तभी मुझे अपने बगल में एक हरकत महसूस हुई। वो चीज, वो बूढ़ा आदमी अब धीरे धीरे अपने घुटनों के बल खड़ा हो रहा था। मैंने डर के मारे अपनी आंखें जोर से बंद कर ली, लेकिन मुझे बस तो चलानी ही थी। मैंने तुरंत आंखें खोली। वो अब पूरी तरह से खड़ा हो चुका था। वो उस छोटे से केबिन में मेरी बगल में ही खड़ा था। उसका सिर बस की छत से लगभग छू रहा था। वो बूढ़ा आदमी जो इतना छोटा और कमजोर लग रहा था, वो अब बहुत लंबा और भयानक लग रहा था। वो मेरी तरफ नहीं देख रहा था। वो उस दरवाजे की तरफ देख रहा था जो ड्राइवर के केबिन को पीछे सवारियों वाली जगह से अलग करता था। उस दरवाजे में एक छोटा सा शीशा लगा था। वो उस शीशे से अंदर सो रही सवारियों को घूर रहा था। मैं समझ गया, वो भूखा था और उसका खाना पीछे सो रहा था। वो उन बेबस सवारियों को अपने शिकार के तौर पर देख रहा था। यह सोचते ही मेरे अंदर डर के साथ एक अजीब सी हिम्मत आई। मैं इन सवारियों को इस शैतान का खाना नहीं बनने दे सकता था। इनकी जान की जिम्मेदारी मेरी थी। मैंने फैसला कर लिया, मुझे दीपक को जगाना ही होगा। मैंने अपना एक हाथ धीरे से स्टीयरिंग से हटाया और बगल में सो रहे दीपक के कंधे को हिलाया। मैंने फुसफुसाते हुए कहा, दीपक उठ। दीपक गहरी नींद में था। वो नहीं हिला। वो शैतान, वो अभी भी सवारियों को घूर रहा था। मैंने दीपक को थोड़ा जोर से झिंझोड़ा, दीपक उठ जा भाई। दीपक ने नींद में ही कुछ बुदबुदाया और दूसरी तरफ करवट लेने लगा। तभी उस शैतान ने अपना एक हाथ उठाया। वो हाथ अब बूढ़े आदमी का कमजोर हाथ नहीं था। वो एक लंबा काला हाथ था जिसके नाखून बहुत बड़े और नुकीले थे। उसने उस हाथ से
केबिन के दरवाजे को धीरे से खटखटाया, जैसे वो किसी को अंदर बुला रहा हो। वो आवाज बहुत धीमी थी, लेकिन उस सन्नाटे में वो मुझे बहुत तेज सुनाई दी। मैं अब और इंतजार नहीं कर सकता था। मैंने अपनी पूरी ताकत से दीपक को एक घूंसा मारा। दीपक दर्द से चिल्लाता हुआ उठ बैठा। क्या है सोहन भाई, पागल हो गए हो क्या? वो गुस्से में मेरी तरफ देख रहा था। मेरी आवाज कांप रही थी। मैंने कहा, दीपक, वो बूढ़ा आदमी। दीपक ने गुस्से में कहा, क्या बूढ़ा आदमी? सोने दो उसे। तुम्हें क्या? दीपक की बात उसके मुंह में ही रह गई। उसकी नजर मेरी बगल में खड़े उस शैतान पर पड़ गई थी, जो अब धीरे धीरे हमारी तरफ घूम रहा था। दीपक ने उस शैतान का वो असली चेहरा, वो काली आंखें, वो नुकीले दांत सब देख लिया था। दीपक का चेहरा डर के मारे बिल्कुल सफेद पड़ गया। उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं और उसके मुंह से एक बहुत ही तेज दर्द भरी चीख निकल गई। दीपक की वो भयानक चीख पूरी बस में गूंज गई थी। उस सन्नाटे को चीरती हुई वो चीख पीछे सो रही सवारियों के कानों तक भी पहुंच गई थी। बस के अंदर एकदम से हंगामा मच गया। सब लोग अपनी अपनी नींद से जाग गए। क्या हुआ? अरे भाई, क्या हुआ? किसकी चीख थी? लोग अपनी अपनी सीटों से उठने लगे थे। कुछ लोग घबराकर केबिन की तरफ आने की कोशिश करने लगे। बस में अफरा तफरी मच गई थी, लेकिन मेरी नजरें और दीपक की नजरें उस शैतान पर जमी हुई थी। दीपक का चेहरा डर के मारे बिल्कुल सफेद पड़ गया था। वो अपनी सीट से हिल भी नहीं पा रहा था। वो बस उस शैतान को घूर रहा था। उसकी चीख अब उसके गले में ही अटक गई थी। वो शैतान, वो हम दोनों की तरफ घूमा। दीपक के चीखने से शायद उसका ध्यान भटक गया था। उसका वो भयानक बिगड़ा हुआ चेहरा दीपक के चेहरे से बस कुछ ही इंच दूर था। उसने अपना मुंह खोला और एक बहुत ही भयानक घुर्राने की आवाज निकाली। वो आवाज किसी जंगली जानवर जैसी थी, जो अपने शिकार पर हमला करने से पहले निकालता है। फिर उसने अपना वो लंबा काला हाथ उठाया, जिसके नाखून नुकीले थे। वो दीपक की गर्दन पकड़ने वाला था। मैं समझ गया था, अगर मैंने एक पल भी और सोचा तो यह शैतान पहले दीपक को मारेगा और फिर मुझे, और उसके बाद ये बस में बैठी सवारियों को भी नहीं छोड़ेगा। मैंने बिना एक पल सोचे एक ही फैसला किया। मैंने बस का एक्सीलेटर, जो पहले ही दबा हुआ था, उसे अपनी पूरी ताकत से फर्श से चिपका दिया। बस जो 60-70 की रफ्तार पर चल रही थी, वो एकदम से 80, 90 और फिर 100 की रफ्तार पकड़ने लगी। इंजन जोर जोर से गुर्राने लगा। बस एक झटके के साथ अंधेरे को चीरती हुई आगे भागी। वो शैतान जो केबिन में खड़ा हुआ था, वो इस अचानक झटके के लिए तैयार नहीं था। उसका संतुलन बिगड़ गया। वो धड़ाम से पीछे की तरफ गिरा। उसका सिर केबिन को सवारियों से अलग करने वाले दरवाजे से जोर से टकराया। खट की आवाज आई, दीपक! वो जैसे ही होश में आया, वो पागलों की तरह चीखने लगा, सोहन भाई, दरवाजा खोलो, मुझे कूदना है। वो अपनी तरफ का दरवाजा खोलने के लिए हैंडल पर हाथ मारने लगा। वो चलती बस से कूदकर अपनी जान बचाना चाहता था। मैंने उस पर चिल्लाया, दीपक, पागल मत बन, दरवाजा मत खोल, मर जाएगा। पीछे से सवारियां भी जोर जोर से चिल्ला रही थीं, अरे बस रोको, ड्राइवर बस रोको, क्या कर रहे हो? लेकिन मैं बस कैसे रोक सकता था? अगर मैंने बस रोक दी तो हम सब मारे जाते। मैं बस को भगा रहा था। मैं बस उस जंगल से बाहर निकलना चाहता था। तभी वो शैतान, वो फिर से उठकर खड़ा हो गया था। वो बहुत धीरे धीरे खड़ा हुआ और इस बार उसकी वो काली आंखें, वो मुझे घूर रही थी। उनमें भयंकर गुस्सा था। वो समझ गया था कि इस बस को मैं चला रहा हूं। वो दीपक को भूल गया था। वो अब मेरी तरफ बढ़ रहा था। वो केबिन में मेरी ड्राइवर वाली सीट की तरफ धीरे धीरे एक एक कदम बढ़ा रहा था। मैंने घबराकर स्टीयरिंग व्हील को जोर से बाईं तरफ घुमा दिया। बस पूरी रफ्तार में सड़क पर लहरा गई। एक पल के लिए लगा कि बस पलट जाएगी। वो शैतान, वो फिर से अपना संतुलन खो बैठा और इस बार वो दीपक के ऊपर दरवाजे से जा टकराया। पीछे सवारियां इस झटके से एक दूसरे के ऊपर गिर पड़ी। उनकी चीखें और तेज हो गईं, लेकिन वो शैतान, वो बहुत ताकतवर था। वो फिर से खड़ा हो गया और इस बार वो मेरी तरफ झपटा। दोस्तों, वो शैतान, वो मेरी तरफ झपट्टा था। मैं डर के मारे चीख पड़ा। मेरे हाथ स्टीयरिंग व्हील पर ही जमे रह गए। मैं कुछ और कर ही नहीं पाया। उसके वो लंबे, काले और बर्फीले हाथ
सीधे मेरी गर्दन पर आ गए। उसने एक ही झटके में मेरी गर्दन पकड़ ली। वो हाथ इतने ठंडे थे जैसे किसी ने मेरे गले पर लोहे की ठंडी सलाखें रख दी हों। मेरी सांस एक पल में ही रुक गई। मेरा दम घुटने लगा। मुझे अपनी आंखों के सामने सब कुछ धुंधला होता हुआ महसूस होने लगा। मैं बस को संभाल नहीं पा रहा था। बस 100 किलोमीटर से भी तेज रफ्तार पर थी और अब वो सड़क पर पागलों की तरह लहरा रही थी, कभी दाएं कभी बाएं। मुझे सामने सड़क की जगह सिर्फ अंधेरे में पेड़ों की परछाइयां दिख रही थीं। हम किसी भी पल किसी पेड़ से टकराकर मारे जा सकते थे। पीछे बस में बैठी सवारियां बुरी तरह चीख रही थीं। वो सब एक दूसरे के ऊपर गिर रहे थे। बस में मौत का सन्नाटा और लोगों की चीखें एक साथ गूंज रही थीं। वो शैतान, वो मेरी ड्राइवर वाली सीट के ऊपर चढ़ गया था। वो मेरे ऊपर पूरी तरह से हावी था और मेरी गर्दन को अपनी पूरी ताकत से दबा रहा था। मैं अपने हाथ पैर मार रहा था। मैं खुद को छुड़ाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन उसमें इतनी ताकत थी कि मेरा हिलना भी मुश्किल हो रहा था। वो मुझे ही घूर रहा था अपनी उन काली बेजान आंखों से, और वो मुस्कुरा रहा था, वही भयानक मुस्कान जैसे उसे पता था कि मेरा खेल अब खत्म हो गया है। मैंने एक हाथ से स्टीयरिंग को छोड़ा और अपनी कोहनी से उसके पेट पर वार करने की कोशिश की, लेकिन मेरी कोहनी जैसे किसी पत्थर की दीवार से टकराई हो। उसे कोई फर्क ही नहीं पड़ा। उल्टा उसकी पकड़ मेरी गर्दन पर और भी मजबूत हो गई। बस अब पूरी तरह से मेरे काबू से बाहर हो गई थी। वो सड़क से नीचे उतरने लगी। वो जंगल के अंदर उस कच्चे रास्ते पर पेड़ों की तरफ भाग रही थी। मुझे सामने एक बहुत बड़ा और मोटा पेड़ दिखाई दिया। वो बस की हेडलाइट की रोशनी में अचानक मेरे सामने आ गया था। मुझे लगा कि बस अब सब खत्म हो गया। हम सब इस शैतान के साथ यहीं इस जंगल में मारे जाएंगे। तभी मुझे एक जोरदार खटाक की आवाज आई और उस शैतान की पकड़ जो मेरी गर्दन पर थी वो एकदम से ढीली पड़ गई। वो शैतान वो मेरे ऊपर से हटा और लड़खड़ाता हुआ केबिन में पीछे की तरफ गिरा। मैंने हांफते हुए अपनी गर्दन को पकड़ा। मुझे सांस लेने में दिक्कत हो रही थी, लेकिन मैंने जल्दी से दोनों हाथों से स्टीयरिंग को संभाला और अपनी पूरी ताकत से मैंने बस के ब्रेक मार दिए। बस के टायर मिट्टी और पत्थरों पर घिसटते हुए एक भयानक आवाज करने लगे। बस बुरी तरह से हिली और उस बड़े पेड़ से बस कुछ ही फुट पहले रुक गई। बस का इंजन झटके खाकर बंद हो गया। पूरी बस में एकदम से मौत जैसा सन्नाटा छा गया। सिर्फ पीछे से सवारियों के रोने और सिसकने की धीमी धीमी आवाजें आ रही थीं। मैंने कांपते हुए अपनी बगल में देखा। दीपक वो अपनी सीट पर खड़ा था। उसके दोनों हाथ बुरी तरह से कांप रहे थे और उसके हाथ में वो छोटा वाला आग बुझाने का सिलेंडर, फायर एक्सटिंग्विशर था जो हम हमेशा बस में रखते हैं। दीपक ने अपनी पूरी ताकत से वो लोहे का सिलेंडर उस शैतान के सिर पर मारा था। वो शैतान वो अब केबिन के फर्श पर औंधा पड़ा हुआ था। वो बिल्कुल भी हिल नहीं रहा था। दीपक की आवाज कांप रही थी। वो बोला, सोहन भाई, यह मर गया क्या? मैंने हांफते हुए कहा, मुझे नहीं पता भाई। तभी वो शैतान जो फर्श पर औंधा पड़ा था वो धीरे धीरे हिलने लगा। उसने अपने हाथ फर्श पर टेके और अपना सिर उठाया। वो शैतान वो अपना सिर उठाकर अब हमारी तरफ घूमा था। दीपक के हाथ बुरी तरह से कांप रहे थे। वो आग बुझाने वाला सिलेंडर अब उसके कांपते हाथों से छूटकर नीचे फर्श पर गिर गया। खट की आवाज हुई। दीपक को समझ आ गया था कि उस लोहे के सिलेंडर का इस शैतान पर कोई असर नहीं हुआ था। वो चीज वो अब बहुत धीरे धीरे अपने पैरों पर खड़ी हो रही थी और जैसे जैसे वो खड़ा हो रहा था वो बदल रहा था। हम दोनों की आंखों के सामने वो बूढ़ा आदमी अब कुछ और ही बनता जा रहा था। हमें उसकी हड्डियों के चटकने की आवाजें आ रही थीं, जैसे कोई सूखी लकड़ियों को तोड़ रहा हो। उसका शरीर जो पहले झुका हुआ और छोटा था वो अब लंबा होने लगा। वो इतना लंबा हो गया कि उसका सिर बस की छत से टकराने लगा। उसके वो पुराने और फटे हुए कपड़े अब उसके बढ़ते हुए शरीर पर खींचकर फटने लगे और उसकी असली सूरत वो हमारे सामने आ रही थी। उसका चेहरा जो मैंने शीशे में देखा था वो अब पूरी तरह से बदल चुका था। उसकी चमड़ी काली और खुरदरी हो गई थी, जैसे जली हुई लकड़ी हो। उसकी आंखें वो पूरी तरह से काली थीं, उनमें कोई सफेदी नहीं थी। उसका मुंह
वो किसी इंसान का मुंह नहीं था। वो बहुत बड़ा था और उसके होंठ जैसे कटकर कानों तक पहुंच गए थे। वो सड़ी हुई गंध वो अब इतनी तेज हो गई थी कि मेरा कलेजा मेरे मुंह को आ गया। पीछे से सवारियां वो अब केबिन का दरवाजा जोर जोर से पीटने लगी थी। दरवाजा खोलो, अरे ड्राइवर साहब दरवाजा खोलो, हमें बाहर निकालो। उनकी चीखें और दरवाजा पीटने की आवाज और इस शैतान की वो भयानक गुर्राहट सब मिलकर उस केबिन में एक नर्क जैसा माहौल बना रहे थे। वो शैतान वो अब पूरी तरह से बदल चुका था। वो अब कोई बूढ़ा आदमी नहीं था, वो एक असली शैतान था, एक खूंखार पिशाच। उसने हम दोनों की तरफ देखा और अपना वो भयानक फटा हुआ मुंह खोला और वो जोर से चीखा। वो चीख किसी इंसान की नहीं थी, वो किसी जानवर की भी नहीं थी। वो ऐसी आवाज थी जो मैंने अपनी जिंदगी में कभी नहीं सुनी थी। उस आवाज को सुनकर पीछे सवारियों का रोना पीटना भी एक पल के लिए बंद हो गया। मैं समझ गया था अब एक पल भी यहां रुकना मतलब अपनी मौत को खुद दावत देना था। मैं दीपक पर चिल्लाया, दीपक दरवाजा खोल, कूद जा। मैंने अपनी तरफ का ड्राइवर वाला दरवाजा खोलने के लिए उसका हैंडल खींचा। दीपक भी जैसे होश में आया, वो अपनी तरफ का दरवाजा खोलने के लिए उस पर झपटा। हम दोनों पागलों की तरह अपने अपने दरवाजे खोलने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन वो शैतान वो हमसे बहुत तेज था। इससे पहले कि दीपक अपना दरवाजा पूरी तरह से खोल पाता, उस शैतान ने एक ही झपट्टे में दीपक का पैर पकड़ लिया। मैंने अपना दरवाजा जोर से धक्का देकर खोला और मैं बस से बाहर उस जंगल की ठंडी गीली मिट्टी पर जा गिरा। मैं बुरी तरह से हाँफ रहा था। मैं घुटनों के बल खड़ा हुआ। मैंने बस की तरफ पलटकर देखा। दीपक वो दरवाजे से आधा बाहर लटक गया था और वो शैतान वो उसे वापस बस के अंदर खींच रहा था। दीपक मेरी तरफ हाथ बढ़ाकर चीख रहा था, सोहन भाई मुझे बचा लो, सोहन भाई। दोस्तों, मैं उस ठंडी मिट्टी पर घुटनों के बल बैठा हुआ था। मेरी आंखें बस के उस खुले दरवाजे पर टिकी थीं। दीपक की वो आखिरी चीख, सोहन भाई मुझे बचा लो, वो आज भी मेरे कानों में गूंजती है। मैं उसे बचाना चाहता था, लेकिन मैं हिल नहीं पा रहा था। मेरा शरीर, मेरा दिमाग सब डर के मारे जम गया था। मैंने अपनी आंखों के सामने उस शैतान को, दीपक को एक झटके में वापस बस के अंधेरे केबिन में खींचते हुए देखा। दीपक का हाथ जो मेरी तरफ बढ़ा हुआ था वो अंधेरे में गायब हो गया। बस के अंदर से एक भयानक खट्ट की आवाज आई, जैसे किसी ने किसी तरबूज को दीवार पर दे मारा हो। और फिर दीपक की चीख हमेशा के लिए खामोश हो गई। मैं समझ गया था मेरा दोस्त, मेरा भाई दीपक अब इस दुनिया में नहीं रहा। मैं वहीं बैठा रोने लगा। मेरी आंखों से आंसू बह रहे थे। तभी बस के पीछे वाले हिस्से से उन सवारियों की चीखें और तेज हो गईं। वो अब भी उस केबिन के दरवाजे को जोर जोर से पीट रहे थे। दरवाजा खोलो, कोई है, हमें बाहर निकालो। शायद उन्हें नहीं पता था कि मौत अब उनके दरवाजे के दूसरी तरफ खड़ी है। मुझे उस शैतान के घुर्राने की आवाज आई। वो अब केबिन में उन सवारियों की तरफ घूम गया था। और फिर मुझे दरवाजा पीटने की आवाज नहीं आई, मुझे दरवाजा टूटने की आवाज आई। वो शैतान वो लोहे के दरवाजे को तोड़ रहा था। मुझे पता था दीपक के बाद अब उन सवारियों की बारी है और उनके बाद मेरी। मैं यहां और नहीं रुक सकता था। मैं एक कायर बन गया था। मुझे अपनी जान बचानी थी। मैं उठा। मैं अपनी पूरी ताकत से उस जंगल के अंधेरे में भागने लगा। मैं नहीं जानता था कि मैं कहां जा रहा हूं। मैं बस भाग रहा था। मैं उस बस से, उस शैतान से दूर भागना चाहता था। मेरे पीछे उस बस से उन बेबस सवारियों की दर्द भरी चीखें आ रही थीं। वो चीखें धीरे धीरे मेरे भागने की आवाज में दबती जा रही थीं। मैं रात भर भागता रहा। मैं कांटों में गिरा, पत्थरों से टकराया, मेरे कपड़े फट गए, मेरे घुटनों और कोहनियों से खून बहने लगा, लेकिन मैं नहीं रुका। जब सुबह की पहली किरण निकली तब मैं जाकर उस जंगल से बाहर एक पक्की सड़क पर गिरा। मैं वहीं बेहोश हो गया। जब मेरी आंख खुली तो मैं एक अस्पताल में था। कुछ गांव वालों ने मुझे सड़क पर पड़ा देखकर यहां भर्ती करा दिया था। मैंने पुलिस को सब कुछ शुरू से आखिर तक बताया, उस बूढ़े आदमी के बारे में, उस टायर के फटने के बारे में और उस भयानक शैतान के बारे में। पुलिस ने मेरी बात पर यकीन नहीं किया। उन्हें लगा कि मैं सदमे में हूं, या शायद मैं ही
किसी साजिश में शामिल हूं। वो लोग उस जंगल में उस जगह पर गए जहां मैंने बताया था। उन्हें वो बस मिली। वो उसी बड़े पेड़ के सामने खड़ी थी। बस का ड्राइवर वाला दरवाजा खुला था। दोस्तों, पुलिस वालों ने बताया कि बस का केबिन पूरी तरह से खून से लथपथ था। वहां मांस के छोटे छोटे टुकड़े चिपके हुए थे और वो दरवाजा जो केबिन को सवारियों से अलग करता था वो टूटा हुआ था। उसे किसी ने अंदर से बाहर की तरफ फाड़ दिया था। लेकिन बस के अंदर एक भी सवारी नहीं थी, एक भी इंसान नहीं, ना ही दीपक, ना ही वो 30 सवारियां। बस पूरी तरह से खाली थी। उनका सामान, उनके बैग, उनके कंबल सब उनकी सीटों पर वैसे ही पड़े थे जैसे वो उन्हें छोड़कर अभी अभी कहीं गए हों। लेकिन वहां खून के सिवाय और कुछ नहीं था। वो सब लोग दीपक के साथ उसी रात उस जंगल में गायब हो गए थे। उनका आज तक कोई पता नहीं चला। उस केस को कुछ दिनों बाद बंद कर दिया गया। कंपनी वालों ने सोचा कि शायद बस लुटेरों ने लूट ली थी। लेकिन मैं सच जानता था। दोस्तों, उस रात मैंने सिर्फ अपना दोस्त दीपक ही नहीं खोया, मैंने अपनी हिम्मत, अपना सुकून सब खो दिया। मैंने उस दिन के बाद कभी बस नहीं चलाई। मैंने वो काम ही छोड़ दिया। आज भी जब रात को मैं अकेला होता हूं तो मुझे दीपक की वो आखिरी चीख सुनाई देती है, सोहन भाई मुझे बचा लो, और मैं उसे नहीं बचा पाया। तो मेरे YouTube के दोस्तों, आज की हमारी कहानी यहीं पर खत्म होती है। अब आप लोग कमेंट में ये जरूर बताएं कि ये कहानी आप लोगों को कैसी लगी और अगली कहानी आप लोगों को किस टॉपिक पर चाहिए। और साथ में आप लोग अपना नाम कमेंट कर दीजिएगा और साथ में ये भी कमेंट कर दीजिएगा कि आप लोग कहां से मेरी वीडियो देख रहे हैं, ताकि मुझे पता चले कि मेरी वीडियो को लोग कहां से देख रहे हैं। तो दोस्तों, आप लोगों को वीडियो देखने के लिए दिल से धन्यवाद और आप लोग अपना ध्यान रखिए। मिलते हैं जल्द ही और भी मजेदार कहानियों के साथ।